हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये साथी हमारे जो क्लास होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 78 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखा जाए पार्ट हमारा 28 है साथी, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास होगी। पहले 4-5 प्रश्नों 6 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास होगी साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बाकी जो हमारे साथी लोग, जो मेरे मित्र लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहले है साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए क्या हमारा PYQ का प्रश्न साथी, और PYQ प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा ही साथी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए जरूर से जरूर आप लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो साथी हम हर एक प्रश्न में बताते रहेंगे किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से बस सुनना और उतने नोट को नोट करना साथी, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। आप लोग को PYQ करने का यही तात्पर्य है कि आप लोग पकड़िए कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उठाकर प्रश्न साथी, ठीक है। तो देख रहे हैं प्रश्न हमारा संविधान का प्रश्न पूछा नहीं है, पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, अनुच्छेद 21 का ए है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, बता दें साथी, अनुच्छेद 21 ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, जो पदार्थ घर्षण कम करता है, जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है। जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है आप लोग को यही बताना है। तो स्नेहक लुब्रिकेट, ब्लू क्या है, स्नेहक लुब्रिकेट, और जल है, पेट्रोलियम है, दबाव है। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जो हमारे बहनें, जो हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो को, वो जरूर से जरूर प्रयास करेंगे उत्तर देने का साथ, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का जो आप लोग का स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा क्या, स्नेहक, क्या होगा, स्नेहक लुब्रिकेट, ठीक है। लुब्रिकेंट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे बहुत अच्छे से, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी से देखते हैं हम आज का तीसरा प्रश्न साथी कौन सा हमारा। आप लोग के लिए तीसरा प्रश्न बोला है, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहाँ समाप्त किया था। यह प्रश्न हमारा है हिस्ट्री का साथी, ठीक है। गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहाँ समाप्त किया। तो दांडी में, बम्बई में, लाहौर में, वर्धा में। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा क्या होगा, जो भी साथी को पता है साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड है और आप लोग का हिस्ट्री से पूछा साथी, ठीक है। बाकी बता दी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का दांडी हो जाएगा, क्या होगा, दांडी आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग का तैयार हो गया। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न साथी, चौथा प्रश्न ने क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। चौथा प्रश्न बोला है, भारत के संविधान, यह प्रश्न हमारा संविधान से पूछा है, पॉलिटी का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के संविधान से खेल से ही पूछे जाते हैं साथी, ठीक है, और हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड रहता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया था। भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया था। ब्रिटिश संविधान, रूस के संविधान, आयरिश संविधान, जर्मनी का संविधान। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, आप लोग तुक्का का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। तो बता दें साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं। हमने चौथा प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग बता दिया। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न क्या है बोला है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का आप लोग प्रयास जरूर से जरूर कीजिए साथी, ठीक है। बाकी देख रहे हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर साथी क्या बोला है, रूबल खली रेगिस्तान
किस देश में स्थित है? ठीक है, क्या प्रश्न है? रुबल रुबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए आप लोग क्या होने वाला है। पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सऊदी अरब है, मंगोलिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। तो साथ ही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि रुबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ठीक है, रुबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सऊदी अरब आप लोग का। ठीक है, तो कितने मेरे भाई बहनों का आंसर सही था? सऊदी अरब। ठीक है, बाकी मित्र लोग, भाई लोग, हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्नों को साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है। बाकी इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा, इतना मेरा वादा है आप लोग के साथ। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए आप लोग। ठीक है, तो आज का प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा आपका छठा प्रश्न चाहते बढ़ते हैं। छठा प्रश्न बोला हमारा कि 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यह प्रश्न हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा नहीं, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो साथ ही देख रहे हैं हमारा 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, चीन में, भारत में। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न है। तो बता दें साथ ही ब्राज़ील आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बता दें करंट अफेयर्स आप लोग को तैयार करना है। करंट अफेयर्स आप लोग को तैयार करना है साथ ही ना। तो आप लोग कुमार गौरव सर की क्लास देख सकते हैं। क्या? किसके? कुमार गौरव सर की क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे कुमार गौरव सर बाई करंट अफेयर्स, और मंथली करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ना 6-7 प्रश्न वहाँ से पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी हम चलते हैं मित्र लोग अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है? आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न हमारे साथ ही 7वां प्रश्न मित्र लोग। 7वां प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िए। आज का हमारा 7वां प्रश्न बोला है क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिडस को कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिडस को कहा जाता है। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? वैक्सीन है, क्लोरोप्लास्ट है, और प्लास्टिडस है, और जाइलेलम है। ठीक है, जाइलेम। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बाकी मित्र लोग अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न जो साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं भाई लोग। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा प्रश्न 8वां है। तो 8वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न हमारा 8 बोला है सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? क्या पूछा है? सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद अहमद खान को जाना जाता था, या खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, या अब्दुल कलाम आज़ाद को जाना जाता था? तो मेरे प्रिय मित्र लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। ठीक, तो इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रश्न साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग का तैयार हो चुका है। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को टिक मार के आएंगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा 9वां प्रश्न साथी। ठीक है, 9वां प्रश्न भाई बहनों क्या है? पढ़िए। 9वां प्रश्न को बोला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था मित्र? बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। लंदन है, या बीजिंग है, या इटली है, या न्यूयॉर्क है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? तो आप लोग के लिए बता दें इस प्रश्न का जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा साथी, आप लोग का बीजिंग आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न हमारा 10th। ठीक है, तो टेंथ प्रश्न को देखिए साथी। ठीक है, 10th प्रश्न को देखिए। आज का 10th प्रश्न बोला है क्या? 10th प्रश्न में ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? हमारा अब क्रांतियों से प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, और आप लोग का है एक आप लोग का हरित क्रांति। तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है? तो बता दें बहुत ही सिंपल भी ये प्रश्न बता सकते हैं, श्वेत क्रांति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। श्वेत क्रांति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे साथी को अभी हमने बताया कि आप लोग 5 प्रश्न 6 प्रश्नों को अच्छे से
क्लियर करेंगे, आप लोग खत्म करेंगे, तब लोग खुद एक जानकारी हो जाएगी, नहीं आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास होगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग बता दिया और आप लोग को एकदम 100% आप लोग को इस शेयर हो चुके होंगे कि आप क्लास आप लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी स्पेशल हो सकती है। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय आज के अगले प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न को देखते हैं। आज का 11वां प्रश्न क्या कहता है मित्र, ठीक है। 11वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा 11वां प्रश्न होगा, क्या होगा 11वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। आज का हमारे 11 प्रश्न बोला है, किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंद की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है, ठीक है। तो किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंद की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है। तो ये प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। हमारा लक्ष्य से प्रश्न पूछा है और खेलकूद का प्रश्न तो स्वाभाविक सी बातें हैं। तो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है। तो साथ ही इस प्रश्न का स्पेशल एंड राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का बास्केटबॉल हो जाएगा। कितने साथियों का, इतने भाई बहनों का आंसर सही था। कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मेरी बहन तो कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि उनका एक कमेंट से ना बहुत हौसला मिलता है मेरी बहन, ठीक है। तो आप लोग बहनों कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग के लिए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पर आज हमारा 12th प्रश्न है आपका। 12th प्रश्न यानी 12 प्रश्न साथ, ठीक है। तो 12 प्रश्न ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न आप लोग के लिए बोला है गडजात, क्या है, गडजात पहाड़ियाँ, पहाड़ियों से प्रश्न है। गडजात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। जो हमारी गडजात पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। उस 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, उसको चूज करना होगा, आप लोग को बताना पड़ेगा सभी, ठीक है। उड़ीसा है, मिजोरम है, गुजरात है, कर्नाटक है, ठीक है। उड़ीसा है, मिजोरम है, गुजरात है, कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, बता दें साथ, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, हमारा उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। गडजात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा को मारेंगे टिक, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज के 13 प्रश्न बोला हमारा, धातु का वह कौन सा गुण होता है, धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है। तो धातु का वह कौन सा गुण होता है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जाता है, मतलब तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है साथियों, ठीक है। तो क्या है, तन्यता है, दृश्य है, आधात वर्धनीयता है और लचीलापन है। तो मेरे भाई बहनों, इस प्रश्न का जो आप लोग का स्पेशल एंड राइट आंसर होगा, क्या होगा पता आप लोग के लिए, बहुत ही सिंपल है। एग्जैक्ट राइट आंसर बताएंगे, तन्यता होता है। क्या होता है, तन्यता होता है, ठीक है, तन्यता, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न साथी, हमारा आज का प्रश्न है 14 नंबर यानी आपका 14 प्रश्न साथी बोला है, जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सर्जित किया जाता है। तो मित्र लोग, इस क्या सर्जित किया जाता है ये आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आप लोग को। तो बता सकते हैं कि जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सर्जित किया जाता है। तो बताने का प्रयास करेंगे, प्रतिरक्षी, प्रतिजनन, प्रतिजन, प्रतिजैविक, प्रति उपचायक। तो भाई बहनों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बाकी आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी। क्या, प्रतिरक्षी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न को याद करने का प्रयास करेंगे। बाकी देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल तनाव को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किस वस्तु पर कार्य करने वाले बल यानी तनाव को अपने मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग, तुला का, पुली का, ड्रिलिंग मशीन का और आपका एक ऑप्शन है लीवर का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस 15वें प्रश्न का आप लोग का 15 प्रश्न का आंसर होगा आप लोग का, बता दे साथी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मारेंगे टिक आप लोग को स्प्रिंग पुल को। स्प्रिंग पुल इज द मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास कीजिए साथी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। और किसी प्रश्न को ना हल्के मत ना, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, गंभीरता सुनना मेरी बातों को, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज हमारा प्रश्न नंबर 16 है। तो 16 प्रश्न नंबर क्या बोला है, पढ़ते हैं। वास्को डिगामा ने क्या बोला है, वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए, वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोजा था।
ठीक है। तो समुद्री मार्ग कब खोजा था ये बताना, किस सन में खोजा था ये बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न भी आप लोग के लिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग कब खोजा था। कब खोजा था भाई बहनों, तो 1506 में, 1498 में, 1600 में, यानी 1717 में, 1707 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का खोज किया था। आप लोग को बता देना, बहुत ही सिंपल आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या, 1498 इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग तैयार हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं भाई बहनों, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। आज का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, आज का प्रश्न साथ हमारा 17 प्रश्न, ठीक है। तो आज का हमारा 17 प्रश्न बोला है, ध्यान से पढ़िए। लोक संगीतकार मांगड़ियार, लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है यह बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, केरल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, बाकी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है। तो बता दें मित्र लोग, इस प्रश्न का आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल प्रश्न था। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखने साथ ही, और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर क्या हो सकता है आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न हमारा 18 साथी, ठीक है। 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 18 प्रश्न क्या होने वाला है, मधुबनी कला को के रूप में भी जाना जाता है। तो मधुबनी जो हमारा कला है वो किस रूप में जाना जाता है यह बताना है। कलमकारी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। आप लोग को और ऑप्शन है आप लोग का, मिथिला पेंटिंग के नाम से, या काली घाट पेंटिंग के नाम से, या गांधार पेंटिंग से नाम से, ठीक है। तो इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है मित्र लोग। तो बता दें ये प्रश्न का आंसर आपका मिथिला पेंटिंग इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को प्रयास करते हैं बताने का। आज का हमारा प्रश्न में 16 है, 19 है। तो हमने 19 प्रश्न को देखते हैं साथ ही। 19 प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए मेरे भाई। आज का 19 प्रश्न बोला है कि क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच जो दूरी होती है वो दूरी कितना होता है यह बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच, दो मध्य यहाँ पे स्टंप, एक उधर पे स्टंप, दोनों होती स्टंप होता है ना, तो उनकी जो मध्य बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है। अब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 10 यार्डस होता है, 22 यार्डस होता है, 30 यार्डस होता है, या 12 यार्डस होता है। तो मेरे भाई बहनों प्रिय साथी लोग, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 22 यार्डस इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली आप लोग का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के होने वाला आज का प्रश्न नंबर 20 से साथ ही, ठीक है। 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। आज का 20 प्रश्न क्या बोला है, फ्लोरिडा जल्ड मरुमध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को से अलग करता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है किससे, फ्लोरिडा जल्ड मरुमध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को से अलग करता है। तो रूस करता है, यहाँ पे रूस रहेगा, ध्यान रखना रूस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, रूस, पहला ऑप्शन रूस रहेगा। रूस है, क्यूबा है, जर्मनी है, मैक्सिको हो। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा। मैं आप लिख भी देता हूँ कि आप लोग का क्यूबा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आपका हमारा 21 प्रश्न है। हमने 20 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ा। आप लोग किसी प्रश्न में डाउट नहीं होगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए। आज का हमारा 21 प्रश्न बोला है, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो प्रिय साथी लोग, प्रिय भाई बहनों लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, बाकी आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथी, ठीक है। तो किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो टीपू सुल्तान है, क्या है, टीपू सुल्तान है, हैदर अली है, अकबर है, कृष्णदेवराय है। टीपू सुल्तान क्या है, टीपू सुल्तान होगा। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे सुलिया लिखा है साथ, ठीक। यहाँ पे गलत रहेगा, यहाँ पे सुल्तान रहेगा, क्या सुल्तान आप लोग का राइट आंसर होगा साथ, ठीक है। तो क्या हमारा टीपू सुल्तान। तो मेरे भाई यही आप लोग का ऑप्शन भी आप लोग का राइट आंसर होगा, टीपू सुल्तान आप लोग का इसका मोस्टली करेंट आंसर आप लोग का हो जाए सकते, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। बाकी आप लोग के प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। हमने 21 प्रश्नों को देखा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक। अगले प्रश्न को पढ़िए साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 22 प्रश्न है। तो 22 प्रश्न क्या बोला है, दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था। दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का जो निर्माण है वो किसने किया था,
तो बताएंगे आप लोग जय सिंह द्वितीय ने किया था, महाराणा प्रताप सिंह ने जी किया था, या अकबर ने किया था, या शाहजहां ने किया था? तो मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस 22 प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो बता दिए प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा जयसिंह द्वितीय। आप लोग का इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं साथ ही स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न मेरा हमारा इंटरेस्टिंग आप लोग के प्रश्न 23 है। ठीक है, तो 23 प्रश्न को पढ़िए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम होते हैं। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अधिकतम होते हैं। हमारा न्यायालय से प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं में अधिकतम होते हैं, उसमें भी अधिकतम होते हैं। क्या अधिकतम होते हैं? 31 न्यायाधीश होते हैं, यानी अब 26 न्यायाधीश होते हैं, 28 न्यायाधीश होते हैं, या 24 यानी 24 न्यायाधीश होते हैं। तो प्रिय साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए आज का 23 प्रश्न है। तो 23 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें, 31 न्यायाधीश इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 23 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग पर डिपेंड है। तो पढ़ते हैं आज के हमारा 24 प्रश्न की। और 24 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए। आज का 24 प्रश्न बोला है, क्या प्रश्न है? भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1975 में, 2015 में, 2019 में, 2000 में। तो प्रिय साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बाकी आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का 24वें प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा पता है आप लोग को? 1975 इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। ठीक है, 1975। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे? आज हमारा 25 प्रश्न साथी। ठीक है, तो 25 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। यह प्रश्न 25 है और आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाजवाब प्रश्न है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न बोला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रिय भाई बहनों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है, भारत में स्थित है, चीन में स्थित है, या मैक्सिको में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है फिलीपींस इज द राइट आंसर। आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग सभी साथी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना कि पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, ये आप लोग को बताना बहुत ही अति आवश्यक जरूरी है। बाकी आप लोग को कुछ स्टेप बाय टेक्निक्स बता दें आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई जो साथी इस टॉपिक को याद करते हैं साथी। ठीक है, आइए आप लोग देखिए, मैं लिख कर बताता हूँ आप लोग को क्या करना है आप लोग को साथी। मैं आप लोग को 3 स्टेप बताता हूँ, उन स्टेपों को मेरा फॉलो कर लेंगे ना, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला साथी। बस मेरी बातों को ध्यान से और गौर से सुनना। मैं आप लोग को देता हूँ क्या, PYQ के क्वेश्चन को। PYQ के क्वेश्चन को पहला पॉइंट आप लोग का ये बात याद रखना, PYQ क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। मान लीजिए क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को रट लीजिए अच्छे से। आप लोग को पता है यह पार्ट हमारा 78 पार्ट है। टारगेट RPF बैच के हिसाब से देखें यह पार्ट हमारा 28 से 7 है। ठीक है, 28 पार्ट है। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है पूरी 41 सेट मैं कवर कराऊंगा आप लोग को, ये मेरी गारंटी है। और मैंने 36 PYQ को कंप्लीट कर दिया साथी। ठीक है, पूरे 78 पार्ट में 36 यानी आप लोग पूरे 78 पार्ट में क्या किया हमने, पूरे 36 पार्ट को कवर करा दिया था। ठीक है, जो भी आप लोग के 4-5 पार्ट और बचे हैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा जल्द ही। बस हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी करते रहिए साथ। ठीक है, बाकी आप लोग को स्टेप बता रहा हूँ, मात्र 3 चीज़ को फोकस कीजिए। जो हमारे साथ ही कमेंट करते हैं ना कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे किसी की वीडियो देखने की जरूरत है या नहीं, तो मेरे भाई आप लोग को बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो PYQ क्वेश्चनों को हल कीजिए। और दूसरा आप लोग क्या करना आप लोग को पता है, प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए। और क्या तीसरा ऑप्शन पता आप लोग को क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग का साथी बता देना। तो तीसरा ऑप्शन PYQ क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट को और मॉक टेस्ट को, क्या मॉक टेस्ट को बस इन्हीं 3 टॉपिकों को अच्छे से रट लीजिए। बाकी आप लोग किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाले साथी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि बस इन्हीं चीज़ों से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसमें बता दें आप लोग के इंपॉर्टेंट कौन सा है, PYQ क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप लोग को एक टेक्निक्स टिप्स पता चलेगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं, कितना बाहर से प्रश्न पूछा है, कितना अंदर से पूछा प्रश्न, ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद इन्हीं चीज़ का मॉक टेस्ट लगा लीजिए।
आप लोग कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आप लोग को सब कुछ जानकारी हो जाएगी। तो आप लोग बताइए आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन कैसी लगी साथी, आप लोग कमेंट बताना मित्रों, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने पूरे कितने प्रश्न, पूरे 25 प्रश्नों कवर करा दिए आप लोग को। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना। बाकी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में साथी, बस आप लोग ऐसे प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए हमारे ऊपर। तो साथी यह पार्ट हमारा 78 था, हम जल्द पार्ट में मिलेंगे। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।